सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देखिए चेक करें। ये होती है इस तरह की जापान की स्टैंप जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लग जाती है अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो। जापान की एंट्री की बात करें तो अगर इतने के लोग वहाँ से डिपोर्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा टफ इमिग्रेशन है, और वो खुद बताते हैं जापानीज़ लोग कि भाई वीज़ा जो है ना हम इजीली अगर दे भी दें तो एंट्री दें या ना दें वो डिपेंड करता है इमिग्रेशन वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कि वो आपको एंट्री देता है कि नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारा टोटली गाइड करूंगा, वीज़ा प्रोसेस से लेकर टोटल एंट्री तक। आपको पता है रिसेंटली मैं गया हुआ था जापान, जापान से फिर मैं गया बैंकॉक, बैंकॉक से गया मैं चाइना, चाइना से सीधा चला गया मैं पाकिस्तान, पाकिस्तान से वापस आया हूँ अभी दुबई में। तो आते सार मैंने पहले लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखे, वहाँ पे मैं बिजी था जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। आपको पता ट्रैवल और साथ बिलो हो गया एडिटेड, तो मैं अपना ज़रा ट्रिप को एंजॉय करने के लिए गया हुआ था। तो मैं गाइज माजर चाहता हूँ किसी बंदे की ईमेल का या किसी मैसेज का कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले सब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो चलें आप तक आसानी से पहुँच जाएंगी और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट होने का मौका और मोटिवेशन मिल जाती है। तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है जापान का भी ई वीज़ा है। कुछ कंट्रीज़ हैं, लास्ट टाइम मैंने एक भाई की हेल्प की थी कुवैत से, उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था तो उनको स्टिकर वीज़ा मिला था। यूएई के अंदर से अभी आपको पता है कि ई वीज़ा मिल रहा है, तो कोई बंदा जो अप्लाई करेगा वो वीएफएस के थ्रू वीज़ा अप्लाई करेगा। जो बंदा दुबई का रेजिडेंट है वो दुबई वीएफएस से करेगा, जो अबू धाबी का वो अबू धाबी के वीएफएस से अप्लाई करेगा वीज़ा। मैंने इसकी अपॉइंटमेंट की वीएफएस में बुक। ई वीज़ा मुझे 15 वर्किंग डेज का टाइम होता है, टोटल 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा की इशू आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, आप वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा मिल जाएगा। 100 दिरहम ओनली वीएफएस का चार्ज है। पाकिस्तानी नेशनैलिटी के लिए तो वीज़ा बिल्कुल फ्री है, कोई मैंने चार्ज पे नहीं था किया। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक की, वीएफएस में 100 दिरहम पे करके अपना वीज़ा हासिल कर लिया। वीज़ा हासिल करने के बाद सेकंड काम आप करते हैं फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग। होटल जो है वो मैंने आसाकुसा एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जो भी बंदा प्लान कर रहा है टोटल प्लान करेंगे 8 डेज का प्लान बनाएं, क्योंकि मैं वहाँ से 5 से 6 डेज के लिए गया था। तो मुझे 5-6 डेज, क्योंकि 2 दिन आपके ट्रैवल में गुजर जाते हैं, 2 दिन वापस आने में, तो 4 दिन के अंदर आप जापान को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो आप कोई भी बंदा प्लान कर रहा था वो 8 डेज का टोटल प्लान करें। आप जो है ना आपने होटल बुक करना है तो वो आसाकुसा एरिया जो बिल्कुल स्काई ट्रैवल के बिल्कुल पास है, स्काई जो टोक्यो के अंदर है, तो वो एरिया बड़ा अच्छा है और होटल भी आपको ज़बरदस्त अच्छे मिल जाते हैं। उसके रिलेटेड मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ है कि हॉस्टल कोई बंदा करना चाहता है तो वहाँ से हॉस्टल बुक कर सकता है। वहाँ पे आप जाके हॉस्टल कर सकते हैं बुक। शिंजीकू एरिया और जो उसका शिबुया क्रॉसिंग वाला एरिया वहाँ पे भी आप करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन ओनली 40 मिनट्स की 30 मिनट्स की वहाँ से जो है ना आसाकुसा एरिया से ट्रेन का जो है ना दूरी है, वहाँ से आप इतना दूर जाकर तो आप कोई भी एरिया में जाना में तो और 30-40 मिनट्स आपको ट्रेन का जो है ना टोटल जो है ना वाया है, तो वो आपको वहाँ से पहुँचा देती है। ट्रेन का सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए आते हैं दोबारा वहीं पे स्टार्ट। आप जो है ना हॉस्टल करना चाहते हो तो आसाकुसा में भी कर सकते हैं, शिंजुकू जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं आप। मैंने वैसे आसाकुसा में हॉस्टल किया था तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छा हॉस्टल था। उसके बाद आप करते हैं फ्लाइट बुकिंग। फ्लाइट बुकिंग की बात की जाए तो चाइना ईस्टर्न एयरलाइन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अच्छी एयरलाइन है, और मैंने वही ही चीप जो है ना प्राइस में एयरलाइन जो है ना वो टिकट बाय की थी। और टिकट की बात करें तो ओनली 1800 दिरहम में मुझे टोटल टिकट पड़ी थी। यहाँ से मैं गया था जापान, जापान से गया मैं बैंकॉक, बैंकॉक से चाइना और चाइना से वापस दुबई में मैं आया था। 3 कंट्री घूम के तो 1800 दिरहम में ओनली। एयरलाइन भी अच्छी है, ज़बरदस्त है, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप चीप प्राइस में ये कर सकते हैं। टिकट आपने जब भी बाय करनी है ना वो आप कोशिश करें कि रात को 11-12 बजे के बाद आपने टिकट बाय करनी है, क्योंकि दिन के टाइम कोई भी बंदा पोर्टल काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं तो आपको एक्सपेंसिव टिकट शो करती है। रात को 10-11 बजे के बाद करेंगे तो आपको टिकट के जो है ना फिर वो जो है ना पोर्टल ज़्यादा बिजी नहीं होता, तो आपको टिकट सस्ती शो करती है। तो उसके बाद आपने ये टिकट होटल बुकिंग करने के बाद आपने डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे जाना, जापान की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पे जाके आपने जापान एंट्री लिखना है, तो वहाँ पे एक बारकोड जनरेट करना है आपने। वहाँ पे जापान एंट्री एक बारकोड जनरेट करते हैं, तो जापान की वेबसाइट पे जाके आपने जापान एंट्री करने के लिए वहाँ पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। आपने हॉस्टल कौन सा लिया, आपने फ्लाइट कौन सी बुक की है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या डिटेल है आपकी, पूरी डिटेल आप वहाँ पे जब अपलोड करते हैं तो लास्ट पे आपको एक बारकोड जनरेट होता है जो आपको अपने मोबाइल के अंदर उसकी तस्वीर ले लेनी होती है। वो बारकोड आपकी क्या हेल्प करता है आपको पता है, जापान वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर वगैरह इंग्लिश वगैरह ज़्यादा नहीं बोल सकते, तो जब आप जाते हैं तो आप बारकोड वो स्कैन करते हैं तो उसका आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उनके सामने ओपन हो जाती है।
कोई भी बंदा अगर फॉर एग्जांपल जापान एंट्री पास अगर वो नहीं भी करता, तो जब आप चाइना से या किसी भी कंट्री से जाते हैं तो आपको वहाँ पे जापान पहुँचने से पहले ही वो एक पेपर दे देते हैं, जो पेपर के ऊपर आप मैनुअली पूरी डिटेल जो है ना वो अपनी फिलअप कर लेते हैं। पेन और पेपर आपको देते हैं, तो वो आप पूरी डिटेल फिलअप कर देते हैं। तो ये भी सिस्टम है। जापान एयरपोर्ट पे भी वैसे आपको वो पेपर दे दिया जाता है। तो जब आप जापान एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए, अभी मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि जापान एयरपोर्ट के ऊपर आप जब पहुंच जाते हैं फिर आपने क्या क्या क्वेश्चन और क्या क्या आंसर होते हैं आपके साथ। सबसे पहले जापान एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचते सार आपको पता है कि काउंटर होते हैं, वीज़ा ऑफिसर सारे एंट्री जब आप करते हैं तो इमिग्रेशन आ जाती है। इमिग्रेशन को आपने क्लियर करना है। वहाँ पे आपको साथ सामने पासपोर्ट लिया जाता है। पासपोर्ट लेके तो वो सारा आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है ना वो पासपोर्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, आपकी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपकी जो है ना पिक्चर ली जाती है। वीज़ा ऑफिसर को अगर डाउट हो गया आप पे, तो सेम उसी वक्त आपको दूसरे कमरे के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पे जाके आपको क्वेश्चन करते हैं। मेरे से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। मेरे साथ 2 बंदे गए हुए थे, उनको उन्होंने रोक के अंदर ले गए। अंदर जाके तो उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन किए, भाई आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ पे रुकेंगे, आपका बिजनेस क्या है दुबई में, आप दुबई में क्या करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, ट्रेड लाइसेंस दिखाएं, आप पहले कौन कौन सी कंट्री में एक्सप्लोर किया हुआ है, गए हुए हैं, कौन कौन सी कंट्री घूमी हुई है, उस कंट्री की पिक्चर दिखाएं, वीडियो दिखाएं। वहां पे पूरे एक्टिव होकर अपने क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। कोई भी बंदा थ्रेड होने की जरूरत नहीं है कि सर जी मैं परेशान हो जाऊं। हाँ, इतनी की तैयारी करके जापान इमिग्रेशन क्रॉस करने के लिए आपके माइंड में होगा कि आप 6 दिन का 8 दिन का जो भी ट्रिप बना रहे हैं, आपको ए से लेके जेड तक आपके कौन कौन सी जगह जाना है, मेन जितनी भी डेस्टिनेशन है उन जगह और उस प्लेस के नाम आपको मालूम हो। आप कौन कौन सी, जैसा कि मैं जा रहा हूँ 6 दिन के लिए, तो मैंने पूरा प्लान करके गया हुआ था कि हाँ जी मैं कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, क्या क्या कौन कौन सी जगह पे जाना है। मैंने पूरा अपना वो ट्रैवल इटनी प्लान उसकी कॉपी निकाल के पूरी रखी हुई थी। लेकिन मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। लेकिन जो 2 लड़के उन्होंने रोके, उन्हीं 2 लड़कों के साथ मेरी बाद में मुलाकात भी हो गई शिबुया क्रॉसिंग में। जब मेरा लास्ट डे था आई थिंक, या लास्ट डे से 1 दिन पहले था, तो फिर मैंने उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन पूछी। तो उन्होंने बताया कि भाई हमें 1.5 घंटे तक एक रूम के अंदर लेके जाके पूरी इन्फॉर्मेशन उनसे ली। फिर उन्होंने पूछे कितने आप जो है ना शो मनी कितनी लेके आए हैं, कितने डॉलर है आपके पास, कितने आपके पास जो है ना येन है जो आप लेके आए यहाँ पे खर्चा करने के लिए। होटल बुकिंग आपकी पेड होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए और पेड होनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर रिटर्न आपकी फ्लाइट होनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने, आपको वीज़ा ऑफिसर क्वेश्चन या वो इमिग्रेशन ऑफिसर, सॉरी आपको इमिग्रेशन ऑफिस जब आपको क्वेश्चन करता है तो सेम टाइम पे आपको आंसर देना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके पास कोई लास्ट टाइम एक बंदा मेरे जानने वाला है, मैं उसके साथ मुलाकात हुआ, वो मेरा एक दोस्त के जाने वाला था आगे से। तो उस बंदे वो नरीटा एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो जब उसको पूछा गया कि आप कौन से एयरपोर्ट पे खड़े हो, तो उसने बता दिया मैं तो हनीदा एयरपोर्ट पे आया हूँ। तो ये सिस्टम है कि आप जिस एयरपोर्ट के वो बंदे रिपोर्ट होते हैं। फिर वो बंदे जब रिपोर्ट होते हैं आके वो स्टोरी बताते हैं अपने दोस्तों के साथ। वो जो दोस्त जो उन्हें जाना है तो वो भी बेचारे डर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जो है ना उनकी एंट्री नहीं हो पाती और जापान का वीज़ा ही अप्लाई नहीं करते। बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी है। जब आप वहां से क्लियर करके नेक्स्ट जाते हैं, अपना सामान कलेक्ट करते हैं। सामान कलेक्ट करने के बाद मोस्टली आपको पता है कि किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर मैं गया हूं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, जब इमिग्रेशन हम क्रॉस करते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स हमारी पिक्चर ले ली जाती है, तो बाद में हम सामान लेके तो सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जापान बिल्कुल डिफरेंट है। इनकी जो इमिग्रेशन है ना, इतना टफ सिस्टम है कि आपने फिंगरप्रिंट्स और अपनी पिक्चर देने के बाद आप अपने सामान के पास गए हैं। जब सामान कलेक्ट करने गए, वहां पे उन्होंने कुत्ते छोड़े होते हैं। जो कुत्ते हैं वो पूरी चेकिंग करते हैं आपके सामान को, आपको सूंघते हैं पूरा। कुत्ते चेकिंग करते हैं। कुत्ते चेकिंग करने के बाद उसके बाद आप जाते हैं, फिर एक एंट्री एग्जिट करने के बाद एक फिर जो है ना एक आपको काउंटर मिलेगा, फिर आपको एक दरवाजा मिलेगा। वहां पे फिर जो है ना ऑफिसर खड़े होते हैं। वहां पे जाके आप खड़े होंगे तो जब फिर से आपका पासपोर्ट मांगेगा आपका जो है ना वो ऑफिसर, आपका सामान लेके जब आप बाहर निकलेंगे फिर से वहां से आपको ऑफिसर सामान आपका पासपोर्ट मांगेगा, आपने पासपोर्ट देना, फिर वो बारकोड स्कैन करेगा। वहां पे बारकोड स्कैन करके वहां पे भी उसको अगर कोई डाउट होगा तो वो भी क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो वहां पे आपने क्वेश्चन आंसर दे के पूरे, तो उसके बाद आप जो है ना बाहर मेन एग्जिट डोर के ऊपर पहुंचते हैं। तो ये है जी जापान की जो है ना इमिग्रेशन इस तरह की होती है कि 2 जगह पे आपको जो है ना इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है, तीसरी जगह पे आपको जहां पे आपको बेल्ट के ऊपर आपका सामान घूमता होता है वो सामान कलेक्ट करते हैं। फिर वहां पे वो जो है ना जो कुत्ते होते हैं डॉग, वो आपको पूरी चेकिंग करते हैं। तो वो चेकिंग करने के बाद 3 जगह से होके तो फिर आप जो है ना मेन जापान सिटी के अंदर या एयरपोर्ट के बाहर एग्जिट करते हैं। तो ये रही जी जापान की एंट्री की इंफॉर्मेशन। किसी भाई को भी कोई भी क्वेश्चन है और
कोई भी पूछना चाहता है, आई होप ये इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने टिकट, होटल, हर चीज़ आपको बता दी है। वीज़ा हासिल करने से लेके जापान एंट्री तक की आपको इन्फॉर्मेशन बताई है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी भाई का भी कोई भी क्वेश्चन है, किसी को भी कोई भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने अपनी ईमेल छोड़ी हुई, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, कवर लेटर वगैरह तो इसमें लगता नहीं है, ओनली होटल बुकिंग इसमें लगती है, फ्लाइट बुकिंग लगती है, ट्रैवल इंश्योरेंस लगती है, तो वो नॉर्मली आप कर सकते हैं। इसकी वीज़ा फीस कोई भी नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। VFS के थ्रू वीज़ा प्रोसेस करना है। आजकल वीज़ा इशू बड़ी अच्छी चल रही है, जो भी बंदा जापान जाना चाहते हैं। बाकी लास्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता दूँ जॉब के हवाले से, जो भी बंदे मोस्टली जाते हैं उनकी कोशिश होती है कि वहाँ पे जाके विजिट पे, सैलरियाँ वहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन मैंने जिस बंदे के साथ ही बात की उनको 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए थे वहाँ पे, लेकिन कोई भी बंदे में मुझे ये नहीं बताया कि आप विजिट पे, पहले जाके लोग विजिट वीज़े टू वर्क वीज़ा चेंज कर लेते थे, लेकिन अभी वो भी ऑप्शन नहीं है। कोई भी बंदा जाएगा, किसी के भी जांचे पे नहीं आना, किसी के जाल में नहीं फंसना कि भाई आ जाए मैं आपको विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा करवा दूंगा, वो बिल्कुल बात झूठ है, वो बात गलत है। तो कोई भी बंदा है तो जा रहा है तो प्लीज़ वो विजिट करे, विजिट करके वापस आ जाए। जापान इज़ वेरी नाइस कंट्री, और इसका बड़ा ही प्यारा स्टिकर, ये देखें स्टिकर स्टैंप जो है ना लगता है आपकी एंट्री और एग्जिट के टाइम पे, तो बड़ा ही ज़बरदस्त और नाइस कंट्री है। ऑनेस्टली वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जो भी बंदा ट्रैवल का शौक रखता है और ट्रैवल करना चाहता है, जापान को ट्रैवल करें, आपको पता चलेगा जापान जापानीज़ लोगों का टेक्नोलॉजी वहाँ पे इतनी क्या कि 20 से 30 साल वो लोग आगे चल रहे हैं दुनिया से, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। लास्ट से भाई फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, गुड बाय।